नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो में हम कृतिका से जाट पंचम की नाक पाठ के प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। जाट पंचम की नाक से पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जाट पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जाट पंचम की नाक पाठ में भारतीय तंत्र की प्रजातंत्र की मानसिकता को दर्शाया गया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर होगा, सरकारी तंत्र में जाट पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलामी की मानसिकता को प्रकट करती है। सरकारी लोग उस जाट पंचम की नाक से चिंतित हैं जिसने ना जाने कितने ही कहर ढाए। उसके अत्याचारों को याद ना करके उसके सम्मान में जुड़ जाते हैं। अर्थात वह जाट पंचम जिसने भारतीयों पर ना जाने कितने जुल्म किए, सब उसकी सम्मान करने में जुड़ जाते हैं। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है। अर्थात वे अब भी अप्रत्यक्ष गुलामी की भावना से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाए। दूसरा प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस प्रकार तर्कसंगत ठहराएंगे? प्रश्न का उत्तर है कि रानी का दर्जी रानी की पोशाकों को बनाने के लिए परेशान था। रानी एलिजाबेथ के दर्जी को भारत, पाकिस्तान और नेपाल के पहनावे, ओढ़ावे या मौसम की कोई जानकारी नहीं थी। वह नहीं जानता था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी जा रही हैं तो वहाँ पर किस प्रकार का मौसम होगा तथा उन्हें किस प्रकार की पोशाक पहननी चाहिए। दर्जी हमेशा यही सोचकर परेशान रहता था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय रानी क्या पहनेंगी। रानी की पोशाक उनके व्यक्तित्व के अनुसार होनी चाहिए। रंग चयन में विशेष सावधानी रखना भी आवश्यक था। रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अर्थात अपने देश के मान सम्मान के साथ आ रही थी। इसलिए उनके कपड़ों का उनकी मर्यादाओं के अनुकूल होना बहुत ज़रूरी था। रानी की वेशभूषा तैयार करने में यदि कोई गलती हो जाती तो दर्जी को ही उसका दंड भुगतना पड़ता, और यदि उनकी पोशाक बहुत अच्छी होती तो उसका बहुत नाम होता। इसलिए दर्जी की परेशानी का कारण बिल्कुल सही था। तीसरा प्रश्न है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे, इस विषय में हमें बताना है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, कायापलट से अर्थात किसी चीज़ का रूप ही बदल देना, और किसी जगह के रूप बदलने के लिए हम वहाँ पर सफाई करवा सकते हैं या इमारतों पर रंग करवा सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर इसका उत्तर होगा, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के आने के संकेत पाते ही नई दिल्ली की कायापलट होने लगी, और इसके लिए हर स्तर पर अनेक प्रयत्न किए गए होंगे। जैसे पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होंगी। इमारतों पर जमी धूल मिट्टी सफाई तथा रंग रोगन करके उन्हें सजाया संवारा गया होगा। रानी के आवागमन अर्थात आने जाने के रास्तों पर प्रकाश की व्यवस्था और सजावट की गई होगी। सड़कों के नाम की पट्टी लगाकर रेलिंग और क्रॉसिंग को रंगीन किया हो गया होगा, और टूटी सड़कों की मरम्मत की गई होगी। स्थान स्थान पर फौजी टुकड़ियां तैनात की गई होंगी। जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए होंगे। मार्ग पर दोनों देश के ध्वज लहराए गए होंगे। राजपथ पर दोनों ओर फूल पौधे लगाए गए होंगे। इस प्रकार से सब कार्यों के माध्यम से दिल्ली की कायापलट के प्रयास किए गए होंगे। चौथा प्रश्न है, आज की पत्रकारिता में
चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। आप इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में क्या विचार रखते हैं? अर्थात कि आजकल के पत्रों, समाचार पत्रों में जो भी हमारे देश की चर्चित हस्तियां हैं उनके विषय में अक्सर खबरें छपती रहती हैं। जैसे आजकल कोविड-19 के समय में भी जो अधिक नामचीन लोग हैं उनके विषय में छोटी से छोटी बात को अखबारों में बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जबकि आम इंसान के विषय में ऐसी कोई भी खबर नहीं छापी जाती, चाहे वह कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में हमारे विचार हैं कि आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है, वह अनावश्यक है। इस प्रकार की पत्रकारिता राष्ट्रहित के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह सस्ती पत्रकारिता युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रही है। पत्रकारिता लोकतंत्र का वह मुख्य स्तंभ है जो समाज के अधिकारों के प्रहरी के रूप में समाज तथा राष्ट्र दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और इसका सशक्त होना आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? इस प्रकार की पत्रकारिता पाठकों को भ्रमित करती है, विशेषकर युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इस तरह की पत्रकारिता नौजवान पीढ़ी को नकल करने की ही शिक्षा दे रही है। युवा पीढ़ी उसे फैशन के रूप में अपनाकर अपने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूल व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करने लगी है। राष्ट्र को सही दिशा देने के लिए यह आवश्यक है कि पत्रकारिता का प्रत्येक विषय समस्त नागरिकों के हित में हो, ना कि लोगों को पथभ्रष्ट करने के लिए अर्थात उनका मार्ग से भ्रष्ट करने के लिए होना चाहिए। अर्थात पत्रकारिता ऐसी होनी चाहिए जिससे युवा पीढ़ी को देश हित के लिए संदेश मिले तथा वह देश हित के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए सजग रहें, तैयार रहें। पांचवा प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? तो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए जिस मूर्तिकार को बुलाया गया था वह बहुत गरीब था, इसलिए उसने जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए अनेक प्रयत्न किए ताकि वह उससे मिले रुपयों से अपनी गरीबी मिटा सके। उसके द्वारा किए गए प्रयत्न इस प्रकार से हैं। मूर्ति के पत्थर के प्रकार आदि का पता न चलने पर व्यक्तिगत रूप से नाक लगाने की जिम्मेदारी लेते हुए देश भर के पहाड़ों और पत्थरों की खानों का तूफानी दौरा किया। अर्थात उसने पत्थरों का पता लगाने के लिए, पत्थर क्या किस प्रकार का था उसका पता लगाने के लिए देश भर के पहाड़ों में वह घूमा था। उसने देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक से लाट की नाक का मिलान किया ताकि उस मूर्ति से नाक निकालकर पंचम की लाट पर नाक लगाई जा सके। अर्थात उसने देश में लगी हर मूर्ति अर्थात नेताओं की जो भी मूर्तियां थी उनसे जॉर्ज पंचम की नाक का मिलान किया ताकि नेताओं की मूर्तियों की नाक को हटाकर जॉर्ज पंचम की नाक लगाई जा सके। यही नहीं, उसने शहीद हुए बच्चों की नाकों का भी नाप लिया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से सही नहीं बैठती थी। तीसरा है, जब उसे नाक नहीं मिली तो निराश होकर मूर्तिकार की सलाह पर चिंतित एवं आतंकित हुक्मरानों ने जिंदा इंसान की नाक लगवाने का परामर्श दिया और प्रयत्न भी किया गया। तो आज की वीडियो में हम इतने ही प्रश्न करेंगे, आगे के प्रश्न अगले वीडियो में। धन्यवाद।